हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के अंदर स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर अभी हम इससे पहले जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कंप्लीट हुआ है उसमें हमने बताया था कि क्या क्या जेनेटिकल टूल्स यूज़ होते हैं या क्या क्या जो है चीज़ें यूज़ होती हैं किसी भी जेनेटिकल मैनिपुलेशन के अंदर। तो उसमें वहाँ पर हमने आपको क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में भी बताया था। वेक्टर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए के वो सेगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम हमारा डीएनए सेगमेंट जो है लाइगेट करते हैं और फिर उसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल विच कैरी ए फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट, जिसके अंदर एक डीएनए फ्रेगमेंट होता है, ठीक है, टू बी क्लोन्ड, विच इज टू बी क्लोन्ड, यानी कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसे हम उसके साथ लाइगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसे आगे बढ़ाना है या जिसके डिजायर्ड प्रोडक्ट को रिसीव करना है। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन एन एप्रोप्रिएट होस्ट सेल, यानी कि ये जो ये जो वेक्टर्स होते हैं ये वेक्टर्स इजीली रेप्लिकेट होते हैं जिस होस्ट सेल में हम इनको डालते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी होस्ट सेल में डाले जा सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के लिए स्पेसिफिक होते हैं और वहां पर जाके बहुत जल्दी रेप्लिकेट भी होते हैं। ठीक है, नाउ अगर कोई आइडियल वेक्टर है तो किस वजह से हम उसको एक आइडियल वेक्टर बोलेंगे वो हम बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले उसकी साइज बहुत स्मॉल होनी चाहिए। साइज छोटी होगी तो वो होस्ट सेल के लिए इजीली अडेप्टेबल हो जाएगा, यानी होस्ट सेल उसको इजीली ले लेगी। अगर उसका साइज बड़ा होगा तो बैक्टीरियल सेल, सपोज बैक्टीरियल सेल इतना है और ये इतना क्लोनिंग वेक्टर हमारा इतना बड़ा साइज का है, तो वो कैसे फिट होगा? तो उसकी जो साइज है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि होस्ट सेल उसको इजीली अडेप्ट कर सके, ले सके। इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट की वजह से उसमें कट इजीली लग सकता है और सेगमेंट जो हमारा डिजायर्ड सेगमेंट है वो आसानी से उसमें अटैच होना चाहिए। और अटैचमेंट के बाद वहां पर रेप्लिकेशन हो, इसके लिए उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ओरी प्लेस भी होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो बैक्टीरियल डीएनए है यानी वो जो क्लोनिंग वेक्टर है वो फटाफट से जो है मल्टीप्लाई कर सके। इसके अलावा एक से दो जेनेटिकल मार्कर्स होने चाहिए। जेनेटिकल मार्कर्स मतलब कि उनके थ्रू हम किसी भी सेल को जो है पता लगा सकते हैं कि हमारी इस सेल में क्लोनिंग वेक्टर मौजूद है, उस सेल में नहीं है भाई, क्योंकि हम न्यू डाइस से तो नहीं देख सकते कि कौन से बैक्टीरिया के अंदर हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, कौन सा नहीं है। तो वहाँ पर जो स्पेसिफिक जेनेटिकल मार्कर्स होते हैं उनकी वजह से हम कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी या अलग अलग टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा बैक्टीरियल सेल कौन सा है जिसमें क्लोनिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला नंबर मैंने दिया है प्लाज्मिड को, क्योंकि प्लाज्मिड बहुत मोस्ट फेवरेबल एक तरीके का जेनेटिकल आप ये मान सकते हैं कि बहुत पसंदीदा क्लोनिंग वेक्टर में से एक है। ठीक है, प्लाज्मिड बेसिकली होता कैसा है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि इसका जो स्ट्रैंड होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ऐसा गोल शेप का होगा। ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। ये लगभग सभी बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलता है। जनरली जो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये मिलता है, हर कई सारी ऐसे बैक्टीरियल सेल हैं जिसमें इसका नंबर कम भी हो सकता है, 1 से 4 सेल, और कई सारी ऐसी सेल्स भी हो सकती है जिनमें इसका नंबर 10 से 100, मतलब कि एक सेल के अंदर करीबन ये हो सकता है कि 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, नहीं 100 तक इसका मैक्सिमम नंबर जा सकता है। ठीक है, 10, और इसकी जो साइज होती है वो 1 to 500 kb मतलब होता है किलो बेस, यानी कि ये होता है किलो बेस पेयर। इसको आप, ये यूनिट है बेस पेयर की। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे केबीपी या केबी बोलते हैं, किलो बेस पेयर, मतलब इतने बेस पेयर इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक प्लाज्मिड का डायग्राम बनाया है, दैट इज द PBr322। सबसे पहले PBr322 को समझने से पहले प्लाज्मिड का ये अजीब सा कुछ जो है, कुछ अजीब तरीके का नॉमेनक्लेचर क्यों है? क्योंकि प्लाज्मिड के नॉमेनक्लेचर के लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता है कि यहाँ पर प्लाज्मिड के नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड P को दिया जाता है, P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड।
बी और यहाँ पर उसके डिस्कवरर नेम्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने उसको डिस्कवर किया है। तो यानी कि किसी और अगर बैक्टीरिया ने किसी और जो है साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है तो वो उसके नाम पे दे देगा, लेकिन इनिशियल में वो पी लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी और आर जो हैं दो डिस्कवर हैं, बोलीवर और रॉड्रिग्विज। जो रॉड्रिग्विज और बोलीवर हैं ये दोनों इसके जो हैं डिस्कवरर हैं, और उन्होंने इसे डेजिग्नेट किया है 322। ये डेजिग्नेशन कोई भी साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग दे सकता है, ये उसको कॉपीराइट है, यानी कि वो अपने हिसाब से उस प्लाज्मिड को जो है वो डेजिग्नेट कर सकता है। ठीक है, तो PBr 322 ये एक तरीके का प्लाज्मिड है। अदर प्लाज्मिड जैसे PBr 325, PBr 328, PBr 329, PUC 19, ये भी अलग अलग तरीके के प्लाज्मिड हैं। PBr 322 का एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। बेसिकली PBr 32 यहाँ कौन से बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, ये इस्चीरिया कोलाई के अंदर मिलता है, और करीबन इसके अंदर 4361 यानी 4361 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एक साइड देखें तो एक प्लाज्मिड जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड मैंने बनाया है। इसके अंदर एक ओरी ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, वो होता है। इसके पास जो साइट्स होती हैं यहाँ पर, इसमें एक मिनट में इसको थोड़ा सा टैली कर लूँ। हाँ, ये जो साइट होती है, ये साइट जो होती है ये आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट होती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट होती है ये। ठीक है, और इससे ये जब बैक्टीरिया के अंदर या किसी कल्चर के अंदर अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो अगर पेनिसिलिन डालने पर ये रेजिस्ट हो जाता है, यानी ये बचा रहता है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये वाला जो है PBr 32 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ये वाला जो साइट है ये टेट्रासाइक्लिन, ये वाली जो साइट है ये साइट है आपकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं कि ये जो साइट्स हैं, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट भी है, जिनके यहाँ पर 3 एंजाइम काम कर सकते हैं। ये जो आपको लिख रहा है BAMH1 SAL1 HIND हिंड थर्ड, ये एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम्स के नाम हैं, जो कि हमने आपको बताया था। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं, तो वो उनके भी अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। तो यहाँ पर ये साइट्स बताइए कि इन साइट्स पर ये वाले एंजाइम्स काम कर सकते हैं। EcoRI, यहाँ पर भी ये एक EcoRI जो है ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसके अलावा यहाँ पर PST1 जो है ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो कि यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे काम करता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड के बारे में हुआ। इसके अलावा और भी तरीके के क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, जैसे आपका बैक्टीरियोफाज है, फेस्मिड है, कॉस्मिड है, और बहुत अलग अलग तरह के जो है क्लोनिंग वेक्टर्स है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अदर वेक्टर्स के बारे में। अभी तक हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ कम टू द सेकंड वेक्टर, जो कि हम बैक्टीरियोफाज होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस होता है जो कि आपका बैक्टीरिया मतलब ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बैक्टीरियोफाज है वो एक ऐसी क्वालिटी लिए हुए रहता है कि जिससे वो होस्ट सेल वायरसेस भी अपन बना सकते हैं, और उसमें होस्ट सेल बैक्टीरिया को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर फेस वेक्टर कैन एक्सेप्ट द शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन DNA बट दे कैन कैरी द लार्जेस्ट सेगमेंट देन प्लाज्मिड। तो जो फाज वेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरियोफाज का जो DNA सेगमेंट जो DNA होता है या RNA होता है, वो कंपैरेटिवली प्लाज्मिड के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा DNA सेगमेंट जो है वो कैरी कर सकता है। तो ये इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है। बैक्टीरियोफाज का टाइप है जैसे बैक्टीरियोफाज लैम्डा, जो कि वायरस है ई कोलाई का। ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये ऐसा वायरस है जो कि ई कोलाई के अंदर ग्रो करता है, और ये करीबन 25 kb का जो DNA सेगमेंट है वो कैरी कर सकता है। kb हमने बताया था किलो बेस पेयर, ये बेस पेयर यानी न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट होती है। ठीक है,
ना। यहाँ पर एक और मैंने एग्जांपल लिया है फेज M13 वेक्टर, ठीक है, ये भी एक तरीके का बैक्टीरियोफाज है। इसका जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये भी इश्चीरिया कोलाई का ही जो है वो वायरस है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरियोफाज है, इसके अलावा जो कॉस्मिड है, एक और जो क्लोनिंग वेक्टर है जिसे हम बोलते हैं कॉस्मिड। कॉस्मिड वर्ड किससे बना है? कॉस और मिड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कॉस वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट होता है बैक्टीरियोफाज के लिए, यानी कि हम बैक्टीरियोफाज लैम्डा, इसमें जो बैक्टीरियोफाज यूज किया गया है वो कौन सा लिया गया है? फाज लैम्डा। तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा और यहाँ पर प्लाज्मिड का कॉम्बिनेशन से जो है एक नए तरीके का कह सकते हैं कि जो है क्लोनिंग वेक्टर बनाया गया है, ठीक है। और ये करीबन 40 किलो बेस पेयर तक कैरी कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं और वो आर्टिफिशियल वेक्टर्स पूरे तरीके से लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए गए हैं और वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डीएनए सेगमेंट और अकॉर्डिंग टू द मेथड उनको अप्लाई किया जाता है। हर किसी पे हर एक मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, यानी कि कोई किसी जो है किसी तरह की टेक्नोलॉजी के लिए सुटेबल है, कोई दूसरी तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए सुटेबल है। तो हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स की। इसमें सबसे पहला जो वेक्टर है वो है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एच विलार्ड और इन्होंने इसे सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया था। इस HAC, इसको शॉर्ट फॉर्म में HAC भी बोलते हैं। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की जो करीबन एक जो साइज होती है वो एक क्रोमोसोम के 1/10 से लेके 1/5 तक की साइज हो सकती है, यानी कि एक क्रोमोसोम जो ह्यूमन का है, कोई सा भी एक रैंडमली क्रोमोसोम, उसकी 1/10 से लेके 1/5 साइज तक की इसकी लेंथ होती है, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जीन थेरेपी वगैरह के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है, यूज इन द जीन थेरेपी, ठीक है। उसके बाद ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसे हम YAC भी कहते हैं, इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट इज द M. ओल्सन साइंटिस्ट। और यहाँ पर ये जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये कंपैरेटिवली बहुत लार्ज फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी करते हैं, ठीक है। और इन्हें हम लार्ज कैपेसिटी वेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी जो होती है बहुत काफ़ी लार्ज होती है और इनके लिए जो होस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? ईस्ट होती है। और इनके लिए जो होस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? ह्यूमन होती है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम दैट इज द BAC। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम है ये BAC है होता है और ये करीबन 300 किलो बेस पेयर तक जो है वो कैरी कर सकता है। और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की एक खास क्वालिटी है जो कि YAC यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर नहीं है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, जबकि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कंपैरेटिवली जो है लीस्ट स्टेबल होता है, जबकि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ मैंने इस स्टेटमेंट को इंक्लूड किया है कि दे आर मोर स्टेबल देन YAC, ठीक है। अब इसके बाद एक शटल वेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो भी बनाया गया है। बेसिकली ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है और इसे एक्चुअली शटल वेक्टर क्यों कहते हैं? शटल क्या होता है? अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन के शटल को इधर से उधर ऐसे आप उसको जंप कराते हैं, यानी कि इधर से उधर उसको मूव करा रहे हैं। तो शटल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके अंदर दो होस्ट में रहने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। यानी ऐसा वेक्टर जिसमें जो एक वेक्टर सपोज दैट कोई एक होस्ट सेल अवेलेबल है उसमें भी रह सकता है और उसके वो इसी तरीके से बनाया गया है कि कोई दूसरे सेल में भी रह सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शटल वेक्टर को बनाने में इसमें क्या किया गया है कि दो होस्ट के ओरी मतलब कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये वो जगह होती है जहां से डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। और अगर किसी होस्ट सेल में हमें किसी भी होस्ट सेल के अंदर अगर वेक्टर को डालना है तो उस होस्ट सेल का ओरी यानी उस होस्ट सेल का जो डीएनए सेगमेंट ओरी को रिप्रेजेंट करता है वो हमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस शटल वेक्टर के अंदर टू होस्ट सेल के ओरी मतलब क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जो होस्ट सेल के जो ओरी होते हैं वो दो जो ये शटल वेक्टर है इसके अंदर दो होस्ट सेल के ओरीज को इंट्रोड्यूस किया गया है।
एक ओरी जो होता है वो ई कोलाई को रिप्रेजेंट करता है और एक ओरी जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक प्लाज्मिड वेक्टर है, बट इट स्पेशली डिजाइन टू रेप्लिकेट इन द टू होस्ट सेल, और एक होस्ट सेल कौन सी होती है, ई कोलाई, एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट होती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। तो ये आपका क्लोनिंग वेक्टर की स्टडीज को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ और डालनी थी तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।